दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज़ निशांत। आज के इस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में हम लोग जो इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो एक्सप्रेस और हिंदू दोनों में कोई सब्सटेंशियल आर्टिकल नहीं है, फिर भी हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे उसको एनालाइज करें, उसको स्टडी करें। इसके साथ साथ आप अपने करंट अफेयर की तैयारी में और ज़्यादा अब जो सामने जो एडीओ एग्ज़ाम है, उसके बाद जो 72nd का एग्ज़ाम है, इसको लेके बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ये न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करते हैं, उसके साथ जो हमारा सहचर यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम लोग वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू ला रहे हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बीच में जो छोटे छोटे शॉर्ट्स डाले जाते हैं या जो स्निपेट्स डाले जाते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी टेलीग्राम पे, उसका पर्पस ये होता है कि आप अपने आप को अवेयर रखें। तो आप बस एक झलक उसको देख के आगे बढ़ जाएं, ताकि कोई भी करंट अफेयर टॉपिक आपको लास्ट में जब करंट अफेयर मैगजीन पढ़ें तो आपको नयापन नहीं लगे उसमें कुछ, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एसआईआर से रिलेटेड, है ना। एसआईआर से रिलेटेड है, तो एसआईआर से रिलेटेड हम क्या कुछ समझ सकते हैं और क्या कुछ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस चीज़ का रिवीजन? इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल रोल्स मतलब आप जब वोट देते होंगे तो आपका नाम जो आता होगा, जिस कागज़ पे देखते हैं आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब लिखा रहता है उसमें। ये एक्सरसाइज करता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या है, डोर टू डोर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है ना। डोर टू डोर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है जो ये वेरीफाई करता है कि कोई डुप्लीकेट या इनएलिजिबल वोटर्स तो नहीं है। ये वेरीफाई करता है कि जो मिसिंग वोटर्स हैं उनको हम इंक्लूड करें इसमें। ओवरऑल जो हमारी इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको इंट्रो लिखने कहा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज कंडक्ट कौन कराता है? ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एसआईआर कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके थ्रू? तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट्स के हैं उनके थ्रू, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, डीईओज बोलते हैं उनको, या फिर जो बूथ लेवल ऑफिसर है जिनको बीएलओज बोलते हैं। उन काफ़ी बीएलओज के लिए काफ़ी कुछ हुआ था जब एसआईआर हो रहा था, तो उनको स्पेशल इंसेंटिव वगैरह दिया जा रहा था। तो हमारे देश में जब भी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज होती है, जब भी कुछ किया जाता है, तो उसके पीछे एक लीगल बैकिंग जरूर होती है। तो आप ये बताइए कि एसआईआर के पीछे लीगल बैकिंग क्या है। एसआईआर के पीछे लीगल बैकिंग है हमारा संविधान, इसका आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन की जिम्मेदारी देता है इलेक्शन कमीशन पे। इसके साथ साथ जो आरपीए एक्ट है 1950 वाला, और आरपीए रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है 1951 वाला, 1960 वाला, है ना। तो यहां से देखो, आपको डायरेक्ट एक सवाल पूछा जा सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। आपको डायरेक्ट यहां प्रीलिम्स में सवाल बनेगा स्टेटमेंट बेस्ड वाला। क्या बनेगा सवाल कि एसआईआर की जो लीगल बैकिंग है वो आर्टिकल 324 से है। इसके पीछे जो है कौन कौन से स्टैचुटरी रूल्स हैं या स्टैचुटरी लॉज कौन कौन से हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 इसको बैक करता है। तो एसआईआर कब कराया जाता है? ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको समझ में आ रही है। एसआईआर कब कराया जाता है? जब इलेक्टोरल रोल्स आउटडेटेड हो जाते हैं, है ना। इलेक्टोरल रोल्स आउटडेटेड हो जाते हैं। हमारे यहाँ चुनाव कब होता है? जैसे कोई चुनाव हो, स्टेट का चुनाव हो, हर 5 साल के बाद होगा, लेकिन बीच में एक लोकसभा चुनाव होगा। तो इस लोकसभा और जो स्टेट का चुनाव है उसके बीच में गैप हो जाता है 2 से 3 साल का। तो इस गैप में जो भी चेंजेस हैं, है ना, तो आउटडेटेड हो जाता है। उसमें माइग्रेशन हो या डुप्लीकेशन की वजह से या फिर इलीगल एंट्री सस्पेक्ट अगर किया जाता है, तो क्या होता है कि तब एसआईआर कराया जाता है। तो जो एसआईआर प्रोसेस है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब हर साल नहीं होता है ना, हर साल वो नहीं होता है। और ये भी बहुत तरह का होता है। इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है 2-3 तरह का होता है, एसआईआर उनमें से एक है। तो कौन कौन सा होता है, ये इस बार के इंटरव्यू में सवाल पूछा जा चुका है। एक होता है समरी रिवीजन, ठीक है, एक होता है समरी रिवीजन, एक होता है इंटेंसिव रिवीजन। समरी रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन, और एक होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो ये होता है समरी रिवीजन, वो एनुअल एक्सरसाइज है, रूटीन एक्सरसाइज है।
ये जो है किसी एरिया में, इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है, किसी एक सर्टेन एरिया में कराया जाता है और इसका सोल पर्पस होता है कि आप वेरिफिकेशन करें, बस कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। अगर कुछ गलतियां मिलती है उसको फ्लैग किया जाता है। जो SIR है ये काफ़ी एग्जॉस्टिव वेरिफिकेशन होता है और एकदम से एक्सेप्शनल होता है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो ये जो SIR है इससे रिलेटेड काफ़ी है ना, ऑपोजिशन और बाकी पार्टी जो सवाल उठा रही हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो चाह रही है कि एक सर्टेन क्लास ऑफ सिटीजन्स को इलेक्टोरल रोल से बाहर करें। खैर जो भी है उसमें हमको नहीं पढ़ना है। हमारा काम क्या है, एज एन हम लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना है उसमें, वो हमको प्रिपेयर करना है। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन या डोर टू डोर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। इसमें फिजिकल स्क्रूटनी की जाती है, कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 6, 7, 8 होता है इसमें, है ना। अच्छा, क्या आधार मैंडेटरी है इनरोलमेंट के लिए? इसके लिए याद रखना कि आधार इज नॉट मैंडेटरी, आधार इज नॉन मैंडेटरी। क्या ये रूल में था? नहीं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की है कि आधार इज नॉट मैंडेटरी बाय फॉर द SIR। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ हमेशा केस चलता रहता है इससे रिलेटेड, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक बैलेंस स्टैंड लेती है। वो कहती है ठीक है, हम SIR गलत नहीं होने देंगे लेकिन SIR को रोकेंगे भी नहीं, है ना। एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन दिया उन्होंने। जब इलेक्शन कमीशन कंप्लेन करती है, जिस वेस्ट बंगाल का केस है उसमें कंप्लेन कर रही थी कि जो लोकल पुलिस है या जो लोकल सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसमें जो वेस्ट बंगाल के DGP हैं उनको एक एफिडेविट देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कुछ इंटरफेरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि स्टेट को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट तो स्टेट को ही देना पड़ेगा, पुलिस उनका है ना, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन भी स्टेट को देना पड़ेगा। तो अगर सेंटर चाह के भी किसी स्टेट में कराना चाहे तो जब तक उनके तरफ से नहीं आएगा वो जो ये है तब तक नहीं करा सकती है। और अगर कराती है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक जो चीज़ें हैं उसको हैम्पर करेगा, है ना। तो हमारे लिए क्या था ये, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका सवाल आए कि जो SIR है वो कहाँ लिखित है, RPA एक्ट 1950 में है, 1951 में नहीं है, आप याद रखना। फिर देखोगे कि आधार वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, एकदम पूछा जा सकता है इससे सवाल। इलेक्टोरल रोल्स कंस्टिट्यूएंसी वाइज प्रिपेयर किए जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस कौन से आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कौन से आर्टिकल के अंदर काम करती है, आर्टिकल 324 के अंदर, जहां पर उनको सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल का पावर रहता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम आगे चलते हैं। एक प्रताप भानु मेहता जी का आर्टिकल है कि ट्रेड फ्रेमवर्क्स गिव इंडिया रूम टू नेविगेट बट टिल्ट्स ग्राउंड इन US फेवर। ये अपनी राय देते हैं कि अभी जो इंडिया US ट्रेड फ्रेमवर्क हुआ है, हम इसको समझ रहे हैं कि ये काफी प्रैग्मेटिक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पावर एसिमेट्री को दर्शाता है और ये पावर एसिमेट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव है ना। ये इंडिया को मैन्यूवर करने का एबिलिटी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स को देता है लॉन्ग रन में। कैसे, ये हम लोग देखेंगे। और जो इंडिया है इसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को ये लॉन्ग रन में ये नैरो करता जाता है ना। तो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। जो इंडिया US डील में इंडिया को जो ट्रम्पेट किया जा रहा था उसके अगेंस्ट में थोड़ा बोलते हैं, और ये सब अप्रोच को देखना ज़रूरी है। हमेशा पॉजिटिव देखोगे तो किसी भी टॉपिक का, किसी भी पॉइंट का तुम क्रिटिकली एग्जामिन जो होता है वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक ट्रम्प किया जा रहा है कि ये जो इंडिया US डील है ये एक स्ट्रैटेजिक ब्रेकआउट है ना। क्या बताया जा रहा है कि ये जो है ये एक स्ट्रैटेजिक ब्रेकआउट है, और इंडिया का ये इंटीग्रेशन US के साथ कहें तो कहीं ना कहीं एक इरिवर्सिबल है। तो इंडिया ने अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हिच कर लिया है। इंडिया हैज बीन हिच्ड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ये वर्ड ये यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे देखो, ठीक है, इंडियाज फ्यूचर इज हिच्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसमें प्रैग्मेटिक नैरेटिव क्या है कि मतलब डील तो हो गई, बुरा भी है, लेकिन चलो अब क्या उसमें हम अच्छाई देख सकते हैं। तो इस पे प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि चलो ठीक है, जो स्टेटस को था उससे तो काफ़ी कुछ बढ़िया, मतलब अंगूर खट्टे वाली बात है। ये एक तरीका हो सकता है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट को कैप्चर करें। देखो सारे ऑथर्स की अपनी राय होती है, कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इनकी अपनी राय है, उसको हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब आपकी राय क्या है ये बताओ, फिर दोनों को हम कंपेयर करके आंसर लिखते हैं।
तो स्टेटस को से कुछ बेहतर है। यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट में इंडिया का एक्सेस मिला है और अपने एक्सपोर्ट को रिवाइव करने का इससे अच्छा मौका इंडिया नहीं ले सकती है, ये कहना चाह रहे हैं ऑथर इसके आगे। लेकिन सिर्फ इन नैरेटिव से हम चीज़ों को कंप्लीट नहीं देख सकते, जो कंप्लीट पिक्चर यहां से नहीं पता चलता है। तो अब देखो कि कैसे ये बोलते हैं कि देखो नैरो हो रहा है, तो आप ही देखो ना, जो टैरिफ लगाया गया, सबसे पहले तो टैरिफ की बात करते हैं कि जो टैरिफ लगाया गया, इंडिया ने कहा कि भाई साहब हम आपसे कोई भी टैरिफ नहीं लेंगे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा हम अभी भी आपसे 18% टैरिफ लेंगे। अग्रीड। इंडिया ने कहा कि हम आपसे कुछ परचेजिंग कमिटमेंट करेंगे, आपसे हम करीब 500 बिलियन डॉलर के यूएस गुड्स लेंगे अगले 5 साल तक। मतलब इंडिया ने क्या किया, इनके साथ परचेजिंग कमिटमेंट किया, लेकिन ये रेसिप्रोकल नहीं हो पाया। यूएस ने इंडिया के साथ कोई परचेजिंग एग्रीमेंट नहीं किया, और ये चीज जो है ऑथर कहते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल ना होना किसी भी चीज में, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो ये एक फ्री ट्रेड नहीं कहा जाता, इसको एक्सटॉर्शन बोलेंगे, है ना। इसको एक मर्केंटाइल एटीट्यूड जो होता है कि एक्सट्रैक्ट करने का चीज, वो चीज यूएस यहां पे बिहेव कर रहा है। ये किसी भी हद तक एक न्यूट्रल डील नहीं हो सकती है ना। दिस इज नॉट ए क्लासिक एफटीए, दिस इज ए मैनेज्ड ट्रेड अरेंजमेंट दैट फेवर्स द स्ट्रॉन्गर पावर, है ना। ये कहना चाह रहे हैं प्रताप भानु मेहता इसमें। ठीक है, अब इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट क्या हो सकता है, तो इससे इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो डिस्टॉर्ट होगी। तो हमने इतने साल से जो अपना इंडस्ट्री पॉलिसी का सेटअप किया है वो डिस्टॉर्ट होगा, है ना। हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। हम रिसेलियंस बाय इंपोर्ट, मतलब अपनी पॉलिसी जो आप देखोगे तो रिसेलियंस बाय इंपोर्ट रदर देन रिसेलियंस बाय डिजाइन, मतलब अगर हमें किसी चीज की कमी हो गई, अगर हम चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रीफर करेंगे कि हम इंपोर्ट करें रदर देन हम डिजाइन करके खुद मैन्युफैक्चर करें। तो हम अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को कहीं ना कहीं उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। जो एक बात चल रही थी कि हमने डाइवर्सिफाई किया है ऑयल में, हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी इंश्योर कर रहे हैं, है ना। तो ये सब पॉइंट आप एज क्रिटिक्स लिख सकते हैं जो इंडिया यूएस डील है, या बोल सकते हैं इंटरव्यू में अगर बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि जो कुछ नेगेटिव्स हैं इसके लिए वो चीज ये बता रहे हैं, है ना। तो यूएस कभी भी, राइटर लिखते हैं प्रताप भानु मेहता लिखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर, स्ट्रैटेजिक इक्वल नहीं मानता है। यूएस क्या चाहता है, यूएस इंडिया को क्या कंसिडर करता है कि यूएस चाइना को काउंटर करना चाह रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए जो उसकी कंटेनमेंट एक्सरसाइज है उसमें इंडिया उसका भागीदार है, समझ गए ना। वो स्ट्रैटेजिक इक्वालिटी नहीं है, वो एक रीजनल मैनेजमेंट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट को भुना रहा है, वो एक ट्रांजैक्शनल लीवरेज कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं इसमें, ट्रांजैक्शनल लीवरेज इंश्योर कर रहा है, हम कुछ ले दे के इसके साथ पैक्ट बना के रखें, ठीक है। और आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से इंडिया का जो कंसर्न है उसमें सबऑर्डिनेट करता रहा है, भागता रहा है, वहां से पाकिस्तान के साथ चला जा रहा है। तो अब कैसे हम ये समझें कि आगे इंडिया उनके साथ होने वाला है। तो आर्टिकल वार्न भी करता है ना। तो आर्टिकल यहां वार्न भी करता है कि आप इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट से ना समझे। फिर आप बोलोगे कि आप ही तो बोल रहे थे परसों, तो वो हम पॉजिटिव्स में बोल रहे थे, अब उसी चीज को नेगेटिव्स में समझो। कि मेनी एक्सपर्ट्स, या प्रताप भानु मेहता को डायरेक्ट कोट कर सकते हो, इतना टॉल फिगर है कि उन्होंने कहा कि ये वार्न करते हैं कि दिस इज जस्ट एन इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट रदर देन इट इज अ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, है ना। तो अगर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं वो। तो यूएस इंडिया को एक अपना इंस्ट्रूमेंट समझती है। बहुत कड़ा वर्ड यूज करते हैं, बहुत टफ वर्ड यूज करते हैं। एक ऑटोनोमस पोल की तरह कंसीडर नहीं करते हैं और एक बार्गेनिंग किट की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना।
तो प्रताप भानु मेहता इसमें कहना चाह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये अलाउ करता है कि आगे चल के आप रीनेगोशिएट करें, है ना, क्योंकि चीजें लॉन्ग टर्म में आपके फेवर में नहीं आ पाएंगी। ये एक टाइट रोप वॉक है, कहीं भी आप फिसल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसके साथ साथ वल्नरेबिलिटी भी है, आपको गिरने का भी डर रहेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इंडिया सोचेगी, अगर प्रेशर बढ़े इंडिया सोचेगी कि हम एग्जिट कर जाएं, लेकिन यूएस नहीं सोचेगा, उसको फायदा ही फायदा है। उसको क्या परेशानी है, कैसे भी तो 18% टैरिफ मिलना है उसको, लेकिन हमको नहीं मिलेगा, ऐसा है ना। तो इंडिया यूएस फ्रेमवर्क जो है एक टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन इसमें स्ट्रैटेजिक या स्ट्रक्चरल एसिमेट्री है जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को टाइम के साथ डिग्रेड कर सकता है, यही इस आर्टिकल का कहना है। नेक्स्ट अब आते हैं इंडिया और सेचेलस के बीच में। जो सेचेलस है वो कहां पे है, सेचेलस देखोगे तो ये जो अफ्रीका है वो यहां पे सेचेलस है, ठीक है, यहां पे है। तो आपको आइडिया लग गया इसके लोकेशन का। ये लोकेशन क्या कहा देंगे इसको, इसको हम कहेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशन। क्या है ये, वेस्टर्न इंडियन ओशन है। ये एनर्जी ट्रेड यहां से देखो निकलता है, सब यहां से ऐसे ऐसे जाता है ना। तो ये जो है एक बहुत अच्छे ट्रेड रूट्स पे, कहें तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के काफी करीब है वो। हमारे मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, हमारे मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए काफ़ी यूज़फुल है और हमारे लिए काफ़ी सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट भी है सेशेल्स। इसके लिए हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इंडिया को ये किस में हेल्प कर सकता है, इंडिया को ये पायरेसी में हेल्प कर सकता है। पायरेसी कहाँ होगी, समंदर मार्ग, मेरी टाइम में होगी, उसमें हेल्प कर सकता है। जो ड्रग ट्रैफिकिंग है इसको रोकने में मदद कर सकता है। जो इलीगल फिशिंग होती है समंदर में, उसको रोकने में मदद कर सकता है। जो एक्स्ट्रा रीजनल नेवल प्रेजेंस है, सपोज चाइना आ गया यहाँ पे, तो इनके वेसल को ट्रैक करने में, रिपोर्ट करने में हमारी मदद सेशेल्स कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में ये जो है हम मान सकते हैं कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मल्टीप्लायर है। या हमारा जो नेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इंडियन ओशन में, उसको ये मल्टीप्लाई कर सकता है। उसको क्या कर सकता है, ये मल्टीप्लाई कर सकता है। तो अभी इंडिया और सेशेल्स के बीच में काफ़ी कुछ कॉपरेशन हुआ है। कॉपरेशन जो हुआ है वो कौन कौन से एरियाज में, जब भी इस तरह की कंट्रीज हो ना, तो एक कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे डिफेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ, मेरीटाइम सर्वेलेंस हुआ, या कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हुए, या डेटा और इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, जिसके साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट या कॉपरेशन होगा, वहाँ पर डेटा इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूर होगी। तो इंडिया भी सेशेल्स को काफ़ी सपोर्ट करता आ रहा है, चाहे हम उनको कोस्टल रडार सिस्टम से सपोर्ट करते आए, है ना, उनके जो उनका सिस्टम है उनको, चाहे हम उनके पेट्रोल वेसल्स जो हैं उनको हम गिफ्ट हमने दिया है काफ़ी कुछ, ताकि वो अपने मेरीटाइम डोमेन को ये करें। फिर उनका जो डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करने में हमने काफ़ी मदद की है। और इंडियन ओशन रीजन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने की दिशा में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है, इसको कोलंबो सिक्योरिटी इनक्लेव में ऐड करने की बात चल रही है और उनको ऐड किया गया। बेसिकली जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, यही मेंशन करते हैं, तो सेशेल्स को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में ऐड किया गया है। जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो है क्या, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो याद कर लीजिए सब चीज़ें। इसका फॉर्मेशन कब होता है, 2011 में फॉर्मेशन होता है किसका, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। 3 देश फॉर्म करते हैं। कौन कौन से 3 देश हैं, इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। कौन कौन सी 3 कंट्री हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। अभी मेंबर्स कौन कौन है इसके, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स हो गए। इसके साथ इसमें मॉरिशस, बांग्लादेश और अभी सेचेल्स ऐड हुआ है नए मेंबर के रूप में। इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस एरिया क्या है, ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है, चूंकि आप देखोगे जितने भी कंट्री जिसके मेंबर हैं सबका इंडियन ओशन में अपना एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करता है ना,
काउंटर टेररिज्म इंश्योर करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म इंश्योर करता है, ये साइबर सिक्योरिटी की दिशा में साथ मिलके काम करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में सेचेल्स भी अब भागीदार हो गया है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव में। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि जो सेचेल्स है और इंडिया का जो टाई अप है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना मेंस के लिए। ठीक है, तो जो इंडिया और सेचेल्स का जो पार्टनरशिप है वो अब सिक्योरिटी डोमेन से आगे चला जा रहा है। कैसे? तो हम डिजिटली काफ़ी साउंड हैं, हम उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में रास्ता दिखा रहे हैं। हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा विकसित कर रहे हैं, तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा विकसित करने में। क्लाइमेट चेंज की दिशा में हम काम कर रहे हैं, हम हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने में काम करेंगे। जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हम काम करेंगे, हम साइंटिफिक और टेक्निकल कॉपरेशन इंश्योर करेंगे। तो इंडिया का जो शिफ्ट है एक हार्ड सिक्योरिटी से कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की तरफ सेचेल्स के साथ, ये इंश्योर करता है इस एग्रीमेंट के बाद, है ना। काफ़ी कुछ साइन किए गए। और सेचेल्स जो है इंडिया का एक विजन है, महासागर विजन, महासागर विजन इंडिया का विजन है। इसमें सेचेल्स को मान रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। महासागर का फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांटेज फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, है ना। ये महासागर का फुल फॉर्म है, जिसमें आइडिया यही है कि जो भी कंट्रीज हैं उनका साथ में इंडिया के साथ मिलजुल के सब एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी बनाएं, साथ में आगे बढ़े, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी हो और इंडियन ओशन का जो गवर्नेंस है वो इंक्लूसिव हो और सब साथ में मिलकर चलते रहें, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो साथ में एडिशन हुआ है, इसका फ़ायदा क्या होगा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली? ये समझो कि चाइना का जो इंडियन ओशन रीजन में फुटप्रिंट है, चूंकि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, चाइना अभी देखोगे तो अफ्रीका में बहुत जगह अपना जगह बनाए हुए हैं ताकि इंडियन ओशन रीजन पे नज़र बना के रखे। तो इस चाइना के इंडियन ओशन रीजन के प्रेजेंस को हम लोग काउंटर कर रहे हैं इसमें। अब चूंकि इंडिया लेड जो भी रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, हमारा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाएगा, इंडिया का एक रिलायबल और एक ऐसा पार्टनर जो कोएर्सिव नहीं है यूएस की तरह, वो हमारे कहें तो हम एक बड़े भाई की तरह नहीं, एटलीस्ट साथ में तो चल सकते हैं, यूएस ऐसा भी ट्रीट नहीं करता। तो हमारा जो इंडिया को अगर सेंटर पॉइंट रखें तो सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी सब एक साथ चलेगा अगर सेशेल्स के साथ हुआ तो, है ना। तो हमारे लिए यह एक इम्पॉर्टेंट था। अब एक लास्ट आर्टिकल है, ये डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड है कि डिजिटल अरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि करीब 54,000 करोड़, है ना, गुम हो गए डिजिटल अरेस्ट में। ये एक डकैती है और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने शार्पली क्रिटिसाइज किया है कि ये डिजिटल अरेस्ट का स्कैम है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ये ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक डकैती है। तो क्या है? तो जो डिजिटल अरेस्ट है ये कोई सरकारी तरीका नहीं है, दिस इज नॉट अ लीगल प्रोसेस बट दिस इज अ फ्रॉड टेक्निक। फ्रॉड करने का ये एक क्या है? फ्रॉड करने का एक टेक्निक है। स्कैमर्स अपने आप को बताते हैं सीबीआई के अफसर हैं, पुलिस हैं, ईडी हैं, कोर्ट आरबीआई अफसर हैं, और विक्टिम्स को बताया जाता है कि आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपको कुछ फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे ताकि हम आपके अकाउंट को वेरीफाई कर सकें, है ना। और इंडियन लॉ क्या कहता है? किसी को भी वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ 35-40 साल लगते हैं अरेस्ट करने में। रिसेंटली एक अरेस्ट हुआ है माननीय एमपी का, तो यहाँ तो वीडियो कॉल पे अरेस्ट होने की तो बात ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी एग्रीवेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और एक अनुमान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो करीब 54,000 करोड़ डिजिटल फ्रॉड में ख़त्म हो गए, और जो ख़त्म हुए, जो फ्रॉड हुआ, उस फ्रॉड करने में जो सबसे ज़्यादा विक्टिम थे वो सीनियर सिटीजन थे जो डिजिटली ज़्यादा अवेयर नहीं थे, या मिडिल क्लास हाउस होल्ड हैं जिनके पास पैसा तो था लेकिन डिजिटल अवेयरनेस नहीं थी, या जो फर्स्ट टाइम डिजिटल यूज़र थे उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। तो क्या होता है कि पैसा को कुछ अनजाने अकाउंट्स में घुमाया जाता है, जल्दी निकाल लिया जाता है, प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो पैसा का ट्रेल नहीं मिलता, पता नहीं चलता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक डकैती है, फ्रॉड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नेचर और बड़े स्केल का चल रहा है, और बैंक्स जो हैं उनके बिहाफ में एक ह्यूज लायबिलिटी बनता जा रहा है, लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। वो डिपॉजिट से कमा तो रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो 4-4 महीने आप घूमते रहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पुलिस कमिश्नर, कोई मदद नहीं करने वाला है ना। तो बैंक का भी इसमें क्रिटिसिज्म करता है सुप्रीम कोर्ट, करता है कि
आप रिस्पॉन्स नहीं देते, आप कंप्लेंट्स को सीरियस नहीं लेते, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसको डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, रिकवरी विक्टिम्स पे छोड़ दी जाती है, पुलिस के जिम्मे दे दी जाती है, कोर्ट के जिम्मे दे दी जाती है, लेकिन ये आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन, इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी की कमी बताते हैं। कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों की कमी बताते हैं। आरबीआई का क्या रोल होना चाहिए? कोर्ट ने आरबीआई के रोल को भी क्वेश्चन किया और कहा कि आरबीआई केवाईसी नॉर्म्स दे रही है, आप जिस अकाउंट में पैसा लिया जा रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तब तो वो पैसा घुमा रहे हैं। फिर आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या कुछ कर रहे हैं, आप खाली एडवाइजरी निकालते हैं, कंप्लायंस कितना हो रहा है कुछ पता ही नहीं है आपको, है ना। फिर बैंक को कैसे पकड़ते हैं, तो आप बोलते हैं कि आप जिस अकाउंट में पैसा लिया जा रहा है उसको फ्रीज नहीं करते, आप एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन को फ्लैग नहीं करते, जहां फंड एकदम रैपिड मूवमेंट है उसको फ्लैग करिए आप, है ना। तो इन सब चीज़ों में आप एक ऐसा कुछ करिए कि आप एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करिए, आप इस इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करिए। आप भागिए मत इस चीज़ से, आप सिर्फ कंज्यूमर कॉशन करके आगे मत बढ़िए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए GS2 सेक्शन 3 के लिए ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसमें क्या क्या सजेशंस थे उनके, या फिर इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ बोलने के लिए आपके पास रहेगा कुछ कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क की जरूरत है ताकि अकाउंट फ्रीजिंग जल्दी हो, इंटर बैंक कम्युनिकेशन अच्छा हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो सारे स्टेक होल्डर्स में, चाहे आरबीआई हो, चाहे बैंक हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे पुलिस हो, या कहें तो सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो। सिर्फ एक फ्रॉड के बाद रिकवरी नहीं करना, बट कि जो ट्रांजैक्शनल स्टेज है वहीं पर फ्लैग करके रोक देना, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है इसमें, ये डिजिटल फ्रॉड को इंडिविजुअल फेलियर ऑफ अवेयरनेस से शिफ्ट करना चाह रही है कि एक सिस्टमेटिक फेलियर है रेगुलेशन का, कोऑर्डिनेशन का और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का। बहुत बढ़िया कीवर्ड्स हैं, याद रखो। इंडिविजुअल फेलियर ऑफ अवेयरनेस, यहां इन्होंने मेंशन किया है, इंडिविजुअल फेलियर ऑफ अवेयरनेस से सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की तरफ, ठीक है। तो इतना हमारे लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी एक और टॉपिक जो पीएम केयर्स कल मैंने बताया था उसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखेंगे। पीएम केयर्स फंड जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश्ड, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। आप कमेंट में आंसर करेंगे पीएम केयर्स फंड कब इस्टेब्लिश हुआ था और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम और डिटेल से और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं तो उसके साथ हम आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।